कई स्टूडेंट्स देखते हैं कि पढ़ने के पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। एक ही बात को मैं कहता हूँ, एजीमुथ संस्थान जो है एक ही बात को तीन नज़रिए से समझाता है। और भूगोल विषय है, किसी भी ज्ञान को आप समझ सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अपन नदी है और नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ होती है, नदी कैसे कटाव करती है, नदी लैंडफॉर्म कैसे बनाती है, नदी कहाँ कहाँ डेल्टा बनाती है, इस बात को तीन तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर क्रमबद्ध अध्ययन पढ़ें, अगर इसको व्यवस्थित तरीके से अध्ययन विषय में जाएं या सिलेबस तरीके से अध्ययन में जाएं, तो नदी से निर्मित जो लैंडफॉर्म होती है वो आपके भूआकृति विज्ञान में स्थलाकृतियों से संबंधित अपवाह तंत्र और नदी निर्मित लैंडफॉर्म में आती है कि नदी कैसे कटाव करती है। तो अपन सोचते हैं कि नदी के उद्गम क्षेत्र में लैंडफॉर्म अलग होती है, नदी के मध्यवर्ती भाग में लैंडफॉर्म अलग होती है और नदी के मुहाने पर लैंडफॉर्म अलग होती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि नदी के किनारे कौन कौन से तट और कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि नदी कहाँ डेल्टा बनाती है। जैसे आंतरिक डेल्टा होता है, एक बाह्य डेल्टा होता है। जैसे क्वेश्चन आया कि ओके वांगो नदी डेल्टा कहाँ बनाती है, तो कहीं कहीं जगह इसको नहीं आइडिया होता है कि कहाँ बनाती है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी नदियां हैं। जैसे ये आया कि वाल नदी किसकी सहायक नदी है। जैसे आया कि लिम्पोपो नदी कहाँ कौन से देशों से होकर बहती है। जैसे क्वेश्चन ये आया कि मैग्डेलेना नदी किस तरह की प्रवाह दिशा में बहती है। तो सिस्टमेटिक तरीके में जैसे आया कि जो लीना नदी है वो कहाँ डेल्टा बनाती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। ये भी हो सकता है कि कौन सी नदी ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी नदी झील से निकलती है। ये भी हो सकता है कि कौन सी नदी पहाड़ों में बहती है, इनमें से कौन सी नदी मैदानों में बहती है। अब इसी बात को आप रीजनल में जाकर पढ़ोगे तो मैं रीजनल में हर महाद्वीप के रिवर सिस्टम को समझाता हूँ, तो वहीं से पता चल जाता है कि उद्गमकार, मुहानाकार, एस्चुरी है कि डेल्टा है, तट पर शहर है वो नावे है कि नहीं है, वो आंतरिक डेल्टा बनाती है कि बाह्य बनाती है। दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में नदियाँ हैं, जैसे अफ्रीका की कामो नदी है, नाइजर नदी है, ओकेवांगो नदी है, ऑरेंज नदी है जिसकी वाल और मोलाको सहायक नदियाँ हैं। जैसे अफ्रीका में जो मरे डार्लिंग नदी है उसकी सहायक नदियाँ ललचाल और वो। और जैसे आप नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ हैं, मैकेंजी रिवर उत्तरी भाग। जैसे रूस की नदियाँ हैं, लीना नदी, लेक्तेव सागर, ओब लीना और येनिसी जो नदियाँ हैं, तो लीना नदी लेक्तेव सागर में डेल्टा बनाती है। ये रीजनल स्टडी है। अब जैसे जब अपन सिस्टमेटिक में पढ़ते हैं तो डेल्टाओं के भी उदाहरण देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 के उदाहरण दे सकता है किताबों में। लेकिन जब रीजनल में पढ़ेंगे तो हर महाद्वीप की नदियों का उद्गम और मुहाना और उनका प्रवाह क्षेत्र समझते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपका जनरेट होगा। तो रीजनल जो है आपको क्रमबद्ध स्टडी को ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। अब ये दो बातें जो अपन ने अलग अलग जगह पढ़ी है, पहले इसको क्रमबद्ध में पढ़ लिया या पहले आपने रीजनल में पढ़ लिया। जब आपने इसको रीजनल में पढ़ा तो क्रमबद्ध में ज़्यादा समझ में आ जाएगा, वहाँ आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना। अब इन दोनों बातों को तीसरे तरीके से कैसे समझे। पहले तो इन दोनों का रीजनल का भी तुलनात्मक स्टडी कर सकते हैं। फिर तीसरा तरीका ये होता है सैद्धांतिक तरीका। अब इसी बात को सैद्धांतिक से डेविस और पेंक ने समझाया था। डेविस ने बताया था कि नदी अपनी लंबाई कैसे बढ़ाती है। तो उसने कहा था कि जब नदी लंबाई बढ़ाती है तो वो पीछे की तरफ कटाव करती है, यानी शीर्ष की तरफ कटाव करती है। हेडवार्ड इरोजन करने से वो लंबाई बढ़ाती है और अपनी सरिताओं को कैप्चरिंग भी करती है। लेकिन मुहाने की तरफ नदी जो है अपनी लंबाई जो बढ़ाती है वो डेल्टा को आगे की तरफ विस्तार करके। तो नदी जो है उद्गम की तरफ भी अपनी लंबाई बढ़ा सकती है और मुहाने की तरफ भी अपनी लंबाई बढ़ा सकती है, समुद्र में डेल्टा को बढ़ाकर। इस तरह से दोनों साइड में नदी की लंबाई बढ़ती है। तो ये बात थ्योरेटिकल है, वो कह रहा है कि कोई भी स्थलाकृति जो युवा में है, और युवा होता है यानी उद्गम, स्थलाकृति का उद्गम एरिया में वही जलप्रपात और शिल्पिकाएं बनेगी। तो ये तो नदी के लैंडफॉर्म में भी पढ़ते हैं। उसने कहा कि जब नदी डेल्टा में मुहाने पर जाएगी तो वहाँ डेल्टा बनाती है, पेनिप्लेन एरिया में जाएगी तो वहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो एक ही बात को आप जो है प्रादेशिक में पढ़ रहे हो वहाँ ज़्यादा आपको फायदा मिल रहा है, उसी बात को आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हो वहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ समझ में आ रही है और क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व हो रहे हैं। और इन दोनों बातों को सैद्धांतिक से पढ़ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन तो सैद्धांतिक में आता है कि पेनिप्लेन शब्द किसने दिया, एंड्रोम शब्द किसने दिया, प्राइमारूम शब्द किसने दिया, एर्डोबर्फ्लेस शब्द किसने दिया, इंट्यूक्लुंग शब्द किसने दिया, पेंजिया शब्द किसने दिया, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द है, टर्मिनोलॉजी है। तो वो थिंकर के थ्रू आता है। फिर जब आप डेविस को पढ़ोगे कि डेविस कौन था, अमेरिका का था, उसने कहाँ काम किया, किस पर काम किया, क्या शब्दावली दी, क्या किताब लिखी, क्या थ्योरी दी। उसने डेविस ने प्रवाल वित्तियों की समस्याओं में भी काम किया था। तो आप विषय को जो है तीनों तरीके से पढ़ सकते हो और वही स्टूडेंट सक्सेस होता है जो तीनों तरह से विषय को समय रहते पढ़ लेता है। नहीं तो वही है माइंड में सेट हो जाता है कि अब मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा।
या मैं शॉर्ट तरीके से चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, रट सकता हूँ, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये कैपेसिटी भी सब में नहीं होती, कुछ में ही होती है, लेकिन आगे जाकर जब वो भविष्य फ्यूचर में जाता है तो उसको आना फिर वही विषय पर ही है। इसलिए आप उस विषय को समय रहते पहले ही तैयार कर लो। इसलिए प्लान बनाओ, तरीके बनाओ, अपने दोस्तों से डिस्कशन करो, अपने जो सीनियर है उनसे बातें करो और उनसे पूछो कि मुझे इस विषय को कहाँ से तैयार करना है। अच्छे व्यक्ति के गाइडेंस में काम करो और सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्ट को तैयार करने में लग जाओ, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और सभी को बेस्ट ऑफ लक तैयारी के लिए।